हेलो एवरीवन। आज के सेशन में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम संहिता के सामान्य परिचय यानी सीपीसी सिविल प्रक्रिया संहिता आज देखने वाले हैं। आज से ये क्लास शुरू होने वाली है। आपको डेली सीपीसी की क्लास प्लस कॉन्स्टिट्यूशन शुरू कर दिया गया है। 2 क्लास आपको दोपहर में 2 क्लास मिलेंगी, यानी कि सीपीसी आपको सुबह-सुबह मॉर्निंग में मिलेगी और जो है आपके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी की बुक जो लक्ष्मीकांत की किताब है उसमें से करा रही हूँ, तो वो आपको दोपहर को मिलेगी। और साथ ही साथ में इन सभी क्लासेस को प्रैक्टिस करते हुए प्रैक्टिस पेपर भी मिलेंगे, जो आपको शाम तक इवनिंग में अपडेट कर दिए जाएंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो जुड़ जाइए, जिससे कि आप लोग जो एमपीसीजे की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए और साथ ही साथ में आरजेएस के लिए भी ये क्लासेस बेनिफिशियल होने वाली हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा। आज में हम सीपीसी की डिमांडिंग क्लास, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट डिमांडिंग क्लास इसलिए बोल रही हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट बार बार बोलते हैं कि मैम सीपीसी करा दीजिए। मेरा मानना था कि एक बार कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाए उसके बाद सीपीसी फिर सीआरपीसी, लेकिन काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट एंड मैसेजेस जो मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, जो टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि मैम सीपीसी की शुरू क्लास करा दीजिए। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो समझ लेते हैं सीपीसी है क्या। सीपीसी की प्रकृति को समझेंगे, उसके बाद में संहिता का पारित कब हुई थी उसको समझेंगे। उसके बाद संहिता का विस्तार देखेंगे, या किन क्षेत्रों में लागू है वह देखेंगे। और साथ ही साथ में जम्मू एंड कश्मीर पर संहिता लागू हो गई है, इसके भी कुछ प्रावधान को देखेंगे। किन विषयों पर संहिता लागू है, क्या यह भूतलक्षी प्रभाव रखती है, क्या यह संहिता संपूर्ण है। तो इन प्रश्नों को हम आज की इस क्लास में बहुत डिटेल में करने वाले हैं। और आने वाले जो भी क्लासेस रहेंगी आपके लिए एमपीसीजे साथ ही साथ में आरजेएस जुडिशरी के लिए यानी राजस्थान जुडिशरी के लिए भी बेनिफिशियल रहेंगी। तो चलिए आज के पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, संहिता की प्रकृति कैसी है। तो देखिए, अमूमन आप लोगों को ये प्रश्न कई बार देखने को मिल जाते होंगे जब आप प्रैक्टिस करते हैं कि सिविल प्रक्रिया संहिता कैसी विधि है। तो आज ये प्रश्न जो है आप इसका आंसर सुन लीजिए कि देखिए, सिविल प्रक्रिया संहिता नाम से ही स्पष्ट है, ये प्रक्रिया विधि है। यह प्रक्रिया विधि है। सिविल प्रक्रिया संहिता कैसी विधि है? प्रक्रियात्मक विधि है, प्रोसीजरल लॉ है। तो बिना किसी डाउट के आपका आंसर होना चाहिए यह एक प्रक्रियात्मक विधि है। जो कैसे प्रकार के मामलों को देखती है? यह सिविल प्रकृति के मामलों को देखती है। उनमें उपचार, न्यायिक उपचार बनाती है, न्यायिक उपचार प्रदान करती है। कैसे मामले? जो सिविल प्रकृति के होते हैं। अब सिविल प्रकृति के मामले के बारे में आपको कैसे पता चलेगा? तो ये धीरे धीरे जब क्लास चलती रहेगी तो आपको मालूम हो ही जाएगा। ऐसे ऐसे मामले जो आपराधिक प्रकृति के नहीं है, जिनमें कोई जो है किसी व्यक्ति की हत्या या किसी व्यक्ति का किडनैप या किसी व्यक्ति की संपत्ति का चुराना या इस तरीके का कोई अपराध जिसमें हाथापाई और किसी व्यक्ति के शरीर को चोट न पहुंचे, उस उनके अलावा जितने भी मामले बचते हैं वह सिविल प्रकृति के माने जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सिविल प्रकृति के मामलों की प्रकृति क्या है, यानी सिविल संहिता, यानी कि इस संहिता की प्रकृति के बारे में आगे और विस्तार से जानते हैं। इसकी उद्देशिका आप पढ़ेंगे जब आप बेयर एक्ट निकालेंगे, तो उसकी उद्देशिका यानी प्रीएम्बल में ये चीजें लिखी हुई हैं कि यह अधिनियम इनेक्टमेंट सिविल न्यायालयों की प्रकृति से संबंधित विधियों का समेकन और संशोधन करने के लिए बनाया गया है। तो यह अधिनियम सिविल न्यायालय की प्रकृति के नियम, जो प्रकृति से रिलेटेड जो विषय है उनका समेकन करेगा, कंसोलिडेशन करेगा और संशोधन यानी अमेंडमेंट करने के लिए बनाया गया है। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि संहिता की प्रकृति कैसी है। यह एक प्रक्रियात्मक विधि है। यह सिविल प्रकृति के लिए उपचारों की एक न्यायिक रीति है और यह क्या करती है? इसके लिए आवश्यक प्रक्रियाओं का प्रावधान करती है। और संहिता की उद्देशिका से स्पष्ट होता है कि यह अधिनियम इसलिए बनाया गया है, इसलिए इनेक्टमेंट किया गया है इस एक्ट का, ताकि सिविल न्यायालयों की प्रक्रिया की विधियों का समेकन और संशोधन किया जा सके। राइट, अब बात करते हैं इसके एक्ट को पारित होने के पीछे की थोड़ी सी हिस्ट्री और ये किस तारीख को प्रवर्तन में आता है, यहाँ से कौन से क्वेश्चन बन के आते हैं। तो देखिए, हमारे देश पे कई सौ वर्षों तक ब्रिटिश भारत यानी ब्रिटिश का शासन था। तो 1859 के पूर्व पूर्व की पहले की बात कर रहे हैं। 1859 के पूर्व ब्रिटिश भारत ने
कोई प्रक्रिया विधि नहीं थी। यानी जब ब्रिटिश भारत था तब उनके खुद के रूल थे, खुद के शासन थे। भारत पर ब्रिटेन का क्या था, राज सत्ता चल रही थी उस समय। जब हम अभी कॉन्स्टिट्यूशन यानी पॉलिटी देख रहे हैं तो वहाँ पे आपको देखने को ही मिलेगा कि कितने सारे रूल्स रेगुलेशन वो अपनी अपनी प्रक्रिया उसके लेके आते रहते थे। तो 1859 से पहले कोई प्रक्रिया नहीं थी, लेकिन 1859 की पहली सिविल प्रक्रिया संहिता का निर्माण किया गया और यह संहिता संपूर्ण ब्रिटिश भारत पर, यानी उस समय के ब्रिटेन भारत, जो ब्रिटिश के अंतर्गत जो भारत आता था, उसके पास में कोई संहिता नहीं थी और यह संहिता जो है उस समय लागू कराई गई। लेकिन इसमें कई दोष थे। दोष हर चीज में होते हैं, कहीं कुछ ज्यादा होते हैं, कहीं कुछ कम होते हैं। तो दोष होने के कारण इसको रिप्लेस किया गया नए एक्टों के साथ में। जैसे 1877 का एक्ट आया, फिर 1882 का एक्ट आया। तो इस संहिता में बार बार संशोधन होते रहे और अंत में लास्ट में जो सीपीसी बन के तैयार होती है, जो हम आज की डेट में हम पढ़ते हैं, वो 1908 की आती है। तो 1909 में एक अच्छी सीपीसी बन के और सारे प्रोविजन उसमें आते हैं और यह जो एक्ट है यानी जो सीपीसी है वो 21 मार्च 1908 को पारित हो जाती है। तो जो नई सीपीसी है जिसका प्रारूप 1859 से चला आ रहा था, जो हमने 1859 में जो सीपीसी पढ़ी थी उसमें भी काफी सारे कमियां थी और उन कमियों को दूर करते हुए, काफी सारे एक्ट पारित करते हुए हम पहुंच गए 31 मार्च 1908 के पास में। और हमारे पास में एक नई सीपीसी जो आज की वर्तमान सीपीसी है उसको हमारे संपूर्ण भारत पर, और संपूर्ण भारत उस समय स्वतंत्र भारत हो गया था, ठीक है। स्वतंत्र भारत बनने की कगार पे था। 1909 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, 1919 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। तो यहाँ पर हमारे लिए 1 जनवरी 1909 में यह परिवर्तन में आ गई, ठीक है। तो ये संपूर्ण भारत में उस समय लागू हो गई थी, जहाँ सिवाय जैसे देसी रियासतों और इनके नहीं, इन्होंने लागू नहीं कराई थी। चलिए खैर वो एक दूसरा टॉपिक है, उसमें हम बाद में देखेंगे। अब भी प्रश्न बन के आता है कि जो वर्तमान सीपीसी है उसको संपूर्ण भारत पर कब प्रवर्तन में आया। तो आपके सामने ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 1 जनवरी 1909, 31 मार्च 1908, 31 मार्च 1909 या 31 जनवरी 1908। तो ये सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे। जब आप एक जैसे ऑप्शंस देखेंगे तो हो जाएंगे कंफ्यूज। तो आपने सिर्फ 2 तारीख याद रखनी है। 21 मार्च 1908 में तो यह पारित हुई, यानी ये संपूर्ण तरीके से बन गई थी, और 1 जनवरी 1909 में ये प्रवर्तन में आई, ठीक है। तो प्रवर्तन डेट अलग होती है और पारित वाली डेट अलग होती है। हर एक एक्ट की यही कहानी है, तो आप देख लीजिएगा इसको। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब बात करते हैं संहिता के विस्तार की। तो संहिता का विस्तार किन क्षेत्रों पर लागू है और किन विषयों पर लागू है, आज इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये उन क्षेत्रों और उन विषयों पर लागू है जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो इसका प्रवर्तन पहले आपने अगर पढ़ा होगा, जो धारा 1 का सब क्लॉज 3 का सब क्लॉज ए। तो देखो अभी जो नए स्टूडेंट है उन्हें मैं बता देती हूँ, जो सब क्लॉज बोलते हैं ना, उसका मतलब क्या होता है। जैसे एक धारा होती है, धारा जैसे मान के चलिए एक धारा हो गई। अब इसका भी एक ऐसे करके होते हैं 1 2 3, इस तरीके से ये उपधाराएं होती हैं। अब इनकी भी उपधाराएं हो जाती हैं ए बी और सी, इस तरीके से ये उपधाराएं हो जाती हैं। तो धारा, मेन धारा जिसे हम बोलते हैं, ये धारा हो गई, और उपधारा इसकी 1 2 3 हो गई, और इन 1 2 3 की भी उपधारा हो जाती है ए बी सी, ठीक है। तो इसलिए हम इनको बोलते हैं धारा की उपधारा और उपधारा की भी उपधारा। तो इसको आप समझ लीजिए कि ये क्या है। बार बार बच्चे पूछते हैं और ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि उपधारा का क्या मतलब है और उसकी भी उपधारा का क्या मतलब है। तो यहाँ पर सीपीसी में कि जो धारा है, मेन धारा है, यानी धारा 1 की सब क्लॉज 3 की उपधारा, यानी 1 और सब क्लॉज 1 की, इसमें इसके अंतर्गत लिखा हुआ था कि यह जम्मू एंड कश्मीर के सिवाय और नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण भारत पर लागू है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीजें हम पढ़ते थे, लेकिन अब एक चीज कम कर दी गई है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर पर यह संहिता लागू हो गई है। और आपको जैसे पता होगा कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर और जो है लद्दाख को हमारा क्या बना दिया गया है, संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया है। चलिए खैर इसको पहले पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट आपको याद रखना है
कि यह नागालैंड राज्य और जनजाति क्षेत्र की सेवाएं संपूर्ण भारत पर है। तो इसका मतलब है कि नागालैंड राज्य छोड़ दीजिए और जनजाति क्षेत्र छोड़ दीजिए। दूसरा क्या याद था करना था हमें, जम्मू एंड कश्मीर पर संहिता अब लागू हो गई है। तो ये यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट है। एडिशनल पॉइंट का मतलब है ये अमेंडमेंट किया गया एक्ट है। तो ये लाइन हमको पढ़नी है। संहिता की धारा 1 का सब क्लॉज 3 की सब क्लॉज ए के अनुसार संहिता का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य पर नहीं था, लेकिन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 95 के माध्यम से सीपीसी यानी सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 1 की सब क्लॉज 3 का सब क्लॉज 1 को 31 अक्टूबर 2019 की तिथि से निरसित कर दिया गया और यह जम्मू कश्मीर अधिनियम 2019 की प्रथम अनुसूची क्रमांक नंबर 8 के द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 94 के माध्यम से यह लागू मानी गई है। राइट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब 95 के माध्यम से लागू की गई है। अब बात करते हैं इसमें याद करने वाला फैक्ट क्या है। तो पहला क्वेश्चन बन सकता है कि सीपीसी निम्नलिखित में से कहां पर लागू है। तो आपके सामने ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। संपूर्ण भारत पर सिवाय नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्रों के। दूसरा ऑप्शन दे दिया जाएगा संपूर्ण भारत पर सिवाय जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों पर। तीसरा ऑप्शन दे दिया जाएगा संपूर्ण भारत पर। चौथा ऑप्शन दे दिया जाएगा कि भारत के साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर राज्य पर भी। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन सही जाएंगे। स्टेटमेंट अगर दे दी जाती है तो पहला ऑप्शन और लास्ट का डी और नंबर का ऑप्शन सही है। अगर बात की जाए जम्मू एंड कश्मीर प्लस भारत, संपूर्ण भारत पर, तो सिवाय नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों पर, तो यह पूरा एक्ट जो है अब जम्मू एंड कश्मीर पे भी लागू है और संपूर्ण भारत का मतलब है नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर। तो आपके ये आंसर आपको टिक करना है। अब बात करते हैं 2019 के पुनर्गठन, जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की। तो क्योंकि काफी सारे बच्चे कंफ्यूजन में है कि ये कहाँ से आ गया, किस तरीके से इसका प्रावधान किया गया। तो देखिए, जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया 2019 का ये अधिनियम है। इसमें जम्मू राज्य के स्थान पर संघ शासित क्षेत्र जम्मू और कश्मीर और एवं संघ शासित क्षेत्र लद्दाख को प्रतिस्थापित किया गया, यानी कि जोड़ा गया। और इस प्रकार से स्पष्ट है कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर और लद्दाख संघ शासित क्षेत्रों पर 31 अक्टूबर 2019 से यह संहिता लागू है। प्रक्रियात्मक विधि होने के कारण 31 अक्टूबर 2019 से पूर्व के संस्थित किए गए जो भी मामले लंबित हैं, उनके निस्तारण पर भी यह संहिता लागू होगी। इसका अर्थ समझ लीजिए। काफी सारे लोग ये कंफ्यूज करते हैं या कंफ्यूज रहते हैं कि यह जो संहिता है यह भूतलक्षी प्रभाव रखती है या नहीं रखती है। तो देखिए, जितनी भी प्रोसीजर लॉ हैं वह भूतलक्षी प्रभाव रखती हैं। कैसे रखती हैं? यदि कोई भी मामला या तो संशोधन हो जाए या तो उस एक्ट में कोई बात कह दी जाए, या अपने आप में हम ये चीज मान लेंगे कि इस अधिनियम के पारित होने से पहले जो भी मामला उस स्थिति में पेंडिंग रहा है, तो ये संहिता या जो अधिनियम है वह लागू हो गया है। तो उनका निपटारा, जो पहले जो मामले थे उनका निपटारा भी इसी संहिता के अकॉर्डिंग किया जाएगा। राइट, तो ये समझ लीजिए। इसमें से एक क्वेश्चन और बन के आ सकता है कि पहले तो क्वेश्चन एक जनरल क्वेश्चन बन के आ जा सकता है कि अभी फिलहाल में कुल टोटल संघ शासित प्रदेश कितने हैं। तो पहले 7 से, लेकिन अब कितने हो गए? 9 है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग नए संघ शासित क्षेत्र में यानी राज्य में जोड़ लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 किस तारीख को प्रवर्तन में आया या कब इसका संशोधन किया गया। तो 31 अक्टूबर 2019 हमें याद रखनी है, ये तारीख कभी भूलनी नहीं है। वर्ष 1 हो चुका है और जिस समय आप पढ़ रहे होंगे या इस समय इसमें सुन रहे होंगे तो 1 वर्ष से अधिक 2 महीने और भी बीत चुके होंगे। अब बात करते हैं ये संहिता जो है किन विषयों पर लागू है। ठीक है, किन विषयों को लागू है इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि किन विषयों पर संहिता का लागू माना गया है। तो उद्देशिका से हमने स्पष्ट समझ ही लिया है कि यह संहिता सिविल न्यायालयों में संचालित मामलों में लागू होती है।
उद्देशिका से हमने समझ लिया है कि यह संहिता सिविल न्यायालयों में संचालित मामलों पर लागू होती है। और धारा 5, संहिता की धारा 5 यानी सीपीसी की धारा 5 कहती है कि यह राजस्व न्यायालयों में संस्थित मामलों पर भी यह संहिता वहां तक लागू होती है जहां तक राजस्व न्यायालय की प्रक्रिया संबंधित विधि मौन है। देखिए, बहुत स्पष्ट करता है ये जो विषय है, ये धारा जो है, ये पूरी अच्छे से स्पष्ट कर रही है कि देखिए यह संहिता संपूर्ण जो मामले हैं, सिविल न्यायालय हैं, सिविल प्रकृति के मामले हैं, उन पर तो लागू है ही। और साथ में धारा 5 ये ऐड और करती है, राजस्व मामले, राजस्व न्यायालय में जो मामले संस्थित हैं, उसका जो न्यायालय है, अगर कोई विधि बनाता है या विधि उसकी मौन है, अभी प्रेजेंट एट द प्रेजेंट वह प्रवर्तन में नहीं है, तो यह सीपीसी उस जो मामले हैं, यह सीपीसी के द्वारा निपटाए जाएंगे। तो ये राजस्व मामलों में भी लागू है। अगला अगला एक भाग देखते हैं कि संहिता की धारा 7 में उल्लिखित विशिष्ट प्रावधानों की सिवाय शेष संपूर्ण प्रावधान प्रांतीय लघुवाद न्यायालयों पर लागू होते हैं। और इसी प्रकार संहिता के प्रावधान जो प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालयों पर है, वे भी धारा 8 में उल्लिखित किए गए हैं, तो वे भी सीपीसी इसके ऊपर भी लागू होती है। तो आपने 3 चीजें याद रखनी है। पहली तो ये याद रखनी है, सीपीसी जहां उद्देश्य का स्पष्ट करती है, सिविल न्यायालयों में सिविल कहाँ जो सीपीसी है कहाँ लागू है, सिविल न्यायालयों में संचालित मामलों पर लागू है। दूसरा राजस्व न्यायालयों पर लागू है, जहां तक राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया जो है, प्रक्रिया संबंधी जो विधि है वो मौन है। दूसरा पॉइंट कहता है धारा 7 में उल्लिखित विशिष्ट प्रावधानों की सिवाय, विशिष्ट यानी स्पेशल प्रोविजंस के सिवाय की बात कर रहा है, यानी कि उनको छोड़ दिया जाए, तो से संपूर्ण प्रावधानों के प्रांतीय लघुवाद न्यायालयों में लागू है। तीसरा आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, संहिता यानी सीपीसी के जो प्रावधान है वो प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालयों पर भी लागू होते हैं, जो धारा 8 में उल्लिखित किए गए हैं। राइट, तो ये समझने वाली बात है और ये आपको विशेष तौर पर अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से बन के आता है। ठीक है, तो माफ कीजिएगा। अब बात करते हैं विशेष विधियों के अधीन स्थापित विशेष न्यायालयों के समक्ष संचालित मामलों पर भी इस अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानों के अधीन रहते हुए यह संहिता लागू होती है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। विशेष विधियों के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय, विशेष विधियां कौन सी होंगी? जो ऐसी विधियां ऐसे विषयों पर बनाई गई हो जो विशेष मामलों को संचालित करती हो, विशेष मामलों के लिए न्यायालय में जाते हो। जैसे मैं बात करूं, जैसे महिला, ये आपके हिंदू लॉ में जो महिलाओं के पास घरेलू हिंसा या डिवोर्स, तो ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, विशेष परिस्थितियां आ जाती हैं, विशेष मामला आ जाता है, विशेष न्यायालय बन जाते हैं। जो डोमेस्टिक के जो मामले होते हैं वो अलग जाते हैं, घरेलू हिंसा वाले मामले अलग जाते हैं, डिवोर्स के मामले भी के लिए भी न्यायालय अलग बने हुए हैं। तो ये फैमिली कोर्ट जो है, तो इन पर भी अगर कोई विशेष विधि है, उस पर भी जो है सीपीसी का संचालन उन मामलों पर जाएगा जो उसके प्रावधान में होते हुए भी, इनके भी होते हुए भी लागू होगी। ठीक है, इस प्रक्रिया अगर इसका अर्थ समझें कि प्रक्रिया संबंधी विषयों पर ऐसी विधियों में कोई प्रावधान न होने की दशा में उन विषयों पर संहिता के प्रवर्तन लागू होते हैं। कहने का मतलब है, यदि उसमें प्रोसीजर नहीं है, जैसे हिंदू लॉ में प्रोसीजर है, अगर वहां प्रोसीजर नहीं होता है तो सीपीसी लागू आ जाएगी। यानी जिस लॉ में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि इसको किस तरीके से जो है प्रक्रिया की जाए, तो वहां पर सीपीसी आ जाती है। ठीक है, अगर पारिवारिक न्यायालय अधिनियम आ जाता है 1984 के अधीन, संस्थापित पारिवारिक न्यायालय एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अधीन स्थापित उपभोक्ता न्यायालय आदि के समक्ष संचालित मामलों में यह संहिता अपशिष्ट रूप से लागू होती है। ठीक है, अभी मैंने आपको कुछ ही देर पहले बताया जो ये फैमिली कोर्ट होते हैं, अभी यहाँ पे इन्होंने एक और शब्द और जोड़ दिया, उपभोक्ता संरक्षण। तो यहाँ पर अगर कोई भी मामला किसी भी तरीके से जाता है तो यहाँ पर सीपीसी की प्रक्रिया लागू मानी जाएगी। परंतु से समझ लेते हैं 89 धारा क्या कहती है, सिविल मामलों के वैकल्पिक निपटारे की दशा में। वैकल्पिक निपटारे जो है धारा 89 में हम पढ़ेंगे, सिविल प्रक्रिया लागू नहीं होगी, इसकी रीति हम 89 सेक्शन में पढ़ेंगे जब हम डिटेल करेंगे। अभी तो फिलहाल इतना समझ लीजिए कि यह सीपीसी कहाँ कहाँ पर लागू है। ठीक है, एक तो सीपीसी की उद्देशिका बताती है, फिर धारा 5 राजस्व न्यायालय, धारा 7, धारा 8
प्रांतीय लघुवाद न्यायालय और जो है आपके प्रेसिडेंशियल लघुवाद न्यायालय। और ऐसी विधियों पर जहां पर विशेष न्यायालय उसके लिए संचालित मामलों पर जो है प्रावधान रखते हैं और उनके अलावा भी सीपीसी वहां पर लागू हो जाती है, जैसे आपकी पारिवारिक न्यायालय और उपभोक्ता संरक्षण वाले मामले। अब प्रश्न आता है, क्या यह संहिता भूतलक्षी है? तो प्रक्रियात्मक विधि न केवल अपने प्रवर्तन की तिथि के पश्चात उत्पन्न वाद हेतुकों के आधार पर संस्थित मामलों में लागू होती है, बल्कि प्रवर्तन की तिथि पर भी लंबित मामलों पर भी लागू होती है। अब मैंने पहले ही बताया था आपको, जब पहले पेज में अभी हम पढ़ा रहे थे, कि भूतलक्षी प्रभाव रखती है। जम्मू कश्मीर पर भी यह भूतलक्षी प्रभाव रखेगी। क्यों? क्योंकि यह प्रक्रियात्मक विधि है और यह उस तारीख के प्रवर्तन, जैसे ही प्रवर्तन में आ जाती है, उस प्रवर्तन की तारीख को उत्पन्न कोई भी मामला होता है, कोई विवाद हेतु उत्पन्न होता है, या उससे पहले कोई मामला उसके न्यायालय में चलता है, जब यह प्रक्रिया जो है प्रवर्तन में आती है, उन मामलों पर भी जो है सीपीसी लागू रहेगी। ये भूतलक्षी प्रभाव रखती है। मान लीजिएगा, प्रवर्तन की तिथि पर लंबित मामले प्रवर्तन पूर्व उत्पन्न वाद हेतुकों पर आधारित होते हैं। इस प्रकार प्रक्रियात्मक विधि अपने प्रवर्तन की तिथि से पूर्व के वाद हेतुकों पर भी लागू होती है और अपनी प्रकृति से भूतलक्षी प्रभाव रखती है। तो यह ऑथेंटिक एक केस रहा है महादेवी बनाम रामलोचन 1981 सुप्रीम कोर्ट का। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको सुनिश्चित किया है कि सीपीसी भूतलक्षी प्रभाव रखती है। ठीक है, तो देखिए कानून किस तरीके से बनते हैं। कानून के जो प्रवर्तन में कोई बात आती है, तो एक तो लेजिस्लेटिव बनाती है, संसद के द्वारा कानून बन के आता है, और दूसरा जो फॉलो हम करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट और हाई कोर्ट की वर्डिक्ट को फॉलो करते हैं। तो महादेवी बनाम रामलोचन में यह स्पष्ट किया गया कि जो है सीपीसी जो है प्रक्रियात्मक विधि जो है भूतलक्षी प्रभाव रखती है। प्रक्रियात्मक विधि के भूतलक्षी प्रभाव का जो हमने अभी नियम पढ़ा, उसके इनके संशोधन पर भी यथावत लागू होती है, संशोधनों पर भी लागू होती है। इस नियम को केवल विशिष्ट कारणों पर ही शिथिल किया जाएगा, यानी कि कोई विशेष कारण होगा तभी इसे समाप्त किया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं किया जाएगा। संशोधनों पर लागू कैसे होती है? जैसे अभी मैंने बताया, जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में के संशोधन, जैसे ही संशोधन हुआ उसमें, तो सीपीसी में भी संशोधन होता है, और संशोधन के साथ ही कोई भी ऐसा कोई संशोधन आ जाता है सीपीसी में, तो वहां पर भी वह लागू ऐसे ही एज इट इज मानी जाएगी। राइट। अब प्रश्न आखिर में आता है, क्या संहिता संपूर्ण है? ये प्रश्न आपके दिमाग में आना लाजमी है, और ये क्वेश्चन भी बन के आ जाता है कि क्या सिविल प्रक्रिया संहिता अपने आप में संपूर्ण प्रकृति की प्रक्रिया विधि है? तो आप क्या आंसर लिखेंगे इसका? एक तो मुझे आप खुद बताइए कि मेंस में यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो क्या लिखेंगे। अब बात कर लें कि संहिता की उद्देशिका में समेकन शब्द जो लिखा हुआ है, कंसोलिडेशन जो शब्द लिखा हुआ है, इससे स्पष्ट होता है कि सीपीसी उन विषयों पर संपूर्ण है जो इनमें विनिर्दिष्टता है प्रावधानित है। लेकिन न्यायालय को इस बात की अंतर्निहित शक्ति है। अंतर्निहित किसके पास शक्ति है? न्यायालय के पास में। मैंने अभी बताया लॉ कैसे बनता है, एक तो लेजिस्लेटिव संसद में पारित होता है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास में। तो न्यायालय के पास में एक अंतर्निहित शक्ति है जो वैसे विषयों के संबंध में संहिता में विनिर्दिष्टता है प्रावधानित नहीं है, न्याय, साम्य या सद्विवेक के सिद्धांतों को लागू करे। ठीक है, तो ये धारा 191 कहती है। जब हम 191 पढ़ेंगे 51, तो हम इसमें बताएंगे 151। तो ये आप समझ लीजिएगा कि संहिता किस तरीके की है। तो आप समझ लीजिए संहिता जो है संपूर्ण है या नहीं है, यानी शब्द कंसोलिडेशन का शब्द इसलिए प्रयोग किया गया है कि उन विषयों पर संपूर्ण है जो अपने आप में प्रावधानित है, यानी कि अपने आप में संपूर्ण है। लेकिन उन विषयों की अंतर्निहित शक्ति किसके पास है? जो न्यायालय के पास में है, जो प्रावधान ऐसे हैं जो उसके उस विषय के संबंध में पूर्ण नहीं है। तो न्यायालय वहां क्या करेगी? न्याय की साम्य का और सद्विवेक के सिद्धांतों को लागू करेगी। सो आई होप आप लोगों को आज की ये क्लास समझ में आई होगी। लास्ट में मैं यही कहूंगी, क्लास को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। सो आज की क्लास को मैं यही समाप्त करती हूँ। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।